हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के टॉप 100 प्लस प्रश्न जो कि आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे। दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए साइंस सेक्शन के लिए यह रामबाण वीडियो होगी। तो दोस्तों इसमें साइंस सेक्शन के आपके 8 में से 8 प्रश्न सही हो सकते हैं। दोस्तों इसकी 100% गारंटी तो मैं नहीं देता कि आपके जो 8 के 8 प्रश्न हैं वो इस वीडियो से आएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपने से पूरी कोशिश करेंगे। यह 100 प्लस प्रश्न की आज की वीडियो रहने वाली है और दोस्तों वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए हम प्रश्न को जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे और 100 प्लस प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पर काफ़ी क्लासेस ली जा चुकी हैं। 29 मॉक टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और दोस्तों अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और दोस्तों जो ये साइंस की वीडियो है यह पहली वीडियो रहेगी, इससे बाद भी एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले प्रश्न से। और प्रश्न जो है दोस्तों यह वन लाइनर रहने वाले हैं। हम जल्दी से प्रश्न को डिस्कस करेंगे, आपका यह क्विक रिवीजन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो दोस्तों जो कार्बन डेटिंग विधि होती है यह जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? दोस्तों शराब के सेवन से जो शरीर का अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है वो होता है यकृत। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों शरीर में जो रक्त बैंक का काम करता है वो करता है तिल्ली स्प्लीन। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा तिल्ली। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो कहलाती है वो कहलाती है क्वांटा सोम। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वांटा सोम। और दोस्तों अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप इन प्रश्नों को आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जो WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनका हमारे शरीर में जो मुख्य कार्य है वो है शरीर को बीमारियों से बचाना। यह वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों जो मछली होती है, फिश होती है, उसके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों जो मानव शरीर होता है उससे जो रक्त होता है उससे अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का जो कार्य होता है वो वृक्क का होता है। किडनी का कार्य होता है रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का। अगला प्रश्न है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो दोस्तों जो अप्सरा है यह न्यूक्लियर रिएक्टर है। जो अप्सरा है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर था। अगला प्रश्न है, डायनेमो क्या है? आपने बताना है डायनेमो का क्या कार्य है? तो दोस्तों जो डायनेमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पिंच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो दोस्तों जो पिंच ब्लेडी है इससे जो रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था वो है रेडियम। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? तो आपने बताना है गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है। तो दोस्तों जो गिरगिट होता है उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति कारण जो है गिरगिट जो है वो अपनी त्वचा का रंग बदल लेता है। तो आपने याद रखना है उसकी त्वचा में क्या होता है, मेलनोफेर नामक असंख्य रंगद्रव्य। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों
प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है दोस्तों वो है सेलुलोज। आपने याद रखना है सेलुलोज। अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो आपने देखा होगा दोस्तों, जो वनस्पतियाँ समुद्र के किनारे उगती हैं तो उनके जो पौधे होते हैं उनमें वार्षिक विलय नहीं होता है। तो वो किस कारण नहीं होते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है और एक समान जो वहाँ की जलवायु होती है, क्लाइमेट एक समान बना रहता है इसी कारण। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों जो वृद्धावस्था होती है उसका जो अध्ययन है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपने बताना है। तो दोस्तों वो किया जाता है जीरोंटोलॉजी के तहत। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन बार बार ऑप्शन का जिक्र कर रहा हूँ मैं, या जो आदत है पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर वन लाइनर प्रश्न है। तो दोस्तों जो वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की जीरोंटोलॉजी शाखा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, डोलामाइट किसका यस्क है? तो दोस्तों जो डोलामाइट होता है वो कैल्शियम का यस्क होता है और जो बॉक्साइट होता है वो एल्युमिनियम का यस्क है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये आपको पता होगा दोस्तों, जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है वो कहलाता है दोस्तों ऑडियोमीटर। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जो दूध होता है वो खट्टा होता है जीवाणु के द्वारा। और दोस्तों आपने लैक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, या फिर दही में लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो दोस्तों श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में जो प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक जो विचलित डेविएट होने वाला रंग है दोस्तों वो है बैंगनी। आपने विबग्योर जो है वो पढ़ा होगा, विबग्योर। तो सबसे कम जो होता है दोस्तों वो होता है रेड, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है वॉयलेट यानी कि बैंगनी। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो दोस्तों जो फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनमें से जो प्रशीतक का काम करता है वो करता है फ्रियोन। आपने याद रखना है फ्रियोन। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दोस्तों दूध से दही बनाने में जो बैक्टीरिया सहायक होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अगला प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो दोस्तों जो हमारी ब्रिक यानी कि जो किडनी होती है उसके कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। आपने याद रखना है। और ब्रिक का क्या कार्य है यह हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और दोस्तों इसकी जो कार्यात्मक इकाई है किडनी की वो है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सबसे बड़ा जो भाग है हमारे मस्तिष्क का दोस्तों वो है सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? दोस्तों राइफल चलाने पर जो लगने वाला झटका है वो उदाहरण है दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण का, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? दोस्तों प्रयोगशाला में जो सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। आपने याद रखना है और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आपने कमेंट करके बताना है दोस्तों इन्हें कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण ये है कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो क्लोरेला जो शैवाल है उसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। आपने याद रखना है।
दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को दोस्तों पहले ही अटैम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप जो है दोस्तों आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। दोस्तों अगर आप इन टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं दोस्तों ये आपको बहुत ही कम कीमत में अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम को कम ही समय रह गया है दोस्तों, 20 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों थोड़े ही दिन बचे हैं, तो जाइए परीक्षा ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करिए और दिन का एक एक मौका लगाइए और अपने आप को एनालाइज करिए कि आपको किस सेक्शन में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब अपने प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आपने बताना है जो प्राकृतिक रबर है वो किसका पॉलीमर है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। आपने याद रखना है प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? दोस्तों जो द्रव्य की चौथी अवस्था है वो कहलाती है प्लाज्मा। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसकी जो माप है वो तब तार मीटर से करी जाती है, यानी कि हॉट वायर मीटर से। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? दोस्तों प्रकाश तरंगों के जो ध्रुवण गुण है, पोलराइजेशन जो गुण है, उससे जो तरंगे हैं उनका अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। आपने याद रखना है पोलराइजेशन से। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? दोस्तों एक वृत्ताकार वलय का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो होता है वलय वृत्त के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। आपने याद रखना है। और जो शुद्ध जल होता है उसका होता है 7 न्यूट्रल। अगला प्रश्न है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो दोस्तों खनिज संरचना की दृष्टि से जो हीरा है वो एक कार्बन है। तो इसका जो आपने याद रखना है, जो खनिज रचना है इसकी दृष्टि से हीरा जो है वो एक कार्बन है। आपने याद रखना है कार्बन। अगला प्रश्न है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों जो ग्रह गति के जो नियम दिए थे वो दिए थे केपलर ने। यहाँ पर कोपलर लिखा है तो कई जगह केपलर होता है। जो ग्रह गति के जो नियम दिए थे वो दिए थे केपलर ने, तो आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन बम है ये आधारित है नाभिकीय संलयन पर। तो आपने याद रखना है न्यूक्लियर फिजन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। और दोस्तों जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है परमाणु बम। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज करी गई थी रदरफोर्ड के द्वारा, आपने याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी जे थॉमसन के द्वारा, और जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज करी गई थी जे चैडविक के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों जो पानी है वो पानी ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो दोस्तों हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है आपने बताना है। तो दोस्तों हीरे के भार का मात्रक हीरे के भार का जो मात्रक है वो है कैरेट। तो आपने याद रखना है यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो दोस्तों आपने गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया का नाम सुना होगा। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जिंक का, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कि किसके जन्मदिवस पर 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों जन्मदिवस नहीं, जो सीवी रमन थे भारत के वैज्ञानिक थे, फिजिशियन थे। दोस्तों सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य को ही भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को हाल ही में मनाया गया। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो दोस्तों 7 नवंबर 1888 जो है वो भारत के महान साइंटिस्ट सीवी रमन का जन्मदिन है। 7 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। चंद्रशेखर वेंकटेश
वेंकट रमन ऐसा नाम है दोस्तों, माइंड से थोड़ा स्किप हो गया है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आयोडीन युक्त नमक का जो प्रयोग होता है वो गॉइटर या फिर जिसे घेंगा या फिर गलगंड रोग कहा जाता है, इस बीमारी की रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत मोटर का क्या कार्य है, आपने बताना है। तो दोस्तों विद्युत मोटर का जो कार्य है वो है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। तो थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको बताया जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, और जो विद्युत मोटर होती है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तो आपने याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो कहलाती है क्वांटासोम। आपने याद रखना है, पहले भी इस प्रश्न को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो दोस्तों जो पृथ्वी है इसका जो औसत घनत्व है वो है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। दोस्तों यह सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है, 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? तो आपने बताना है दोस्तों सूर्य जो है वो पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन दर है उसके निर्धारण के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है पोटोमीटर। तो आपने याद रखना है, पोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों रेड लेड जो होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो Pb3O4 है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा Pb3O4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो विटामिन के है इसका जो निर्माण होता है वो होता है कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। आपने याद रखना है, जो कोलन होती है हमारे शरीर में वहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। और दोस्तों विटामिन के जो होता है ये शरीर में रक्त के थक्का बनने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, डार्क एवेंजर क्या है? आपने काफ़ी सुना होगा इसका नाम डार्क एवेंजर। तो दोस्तों डार्क एवेंजर जो है वो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है जो डार्क एवेंजर है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जो फाइकोलॉजी होती है इसके तहत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, और जो माइकोलॉजी होती है दोस्तों उसके तहत जो कवक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आपने याद रखना है, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों जो विटामिन बी कम्प्लेक्स यानी कि B12 होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और जिसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न है, मेनिनजाइटिस तनिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो दोस्तों जो मेनिनजाइटिस रोग है इसमें शरीर का जो मस्तिष्क भाग है वो प्रभावित हो जाता है। आपने याद रखना है मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो रक्त का थक्का नहीं बनता है उसका प्रमुख कारण है कि हमारे शरीर में एक हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और उसकी उपस्थिति हो जाती है, यानी कि उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जो हेपेरिन नामक प्रोटीन है इसी कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो दोस्तों चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा जो केतली में पानी गर्म होता है वो प्रक्रिया है कन्वेक्शन। तो आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं दोस्तों उनकी मेडिकल स्टडी को कहा जाता है जेरिएट्रिक्स कहा जाता है, यानी कि गैरिएट्रिक्स। तो आपने याद रखना है, गैरिएट्रिक्स जो है वो वृद्धों की जो मेडिकल स्टडी होती है उसको कहा जाता है गैरिएट्रिक्स। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो रक्त में ग्लूकोज की कमी से हो जाता है। तो आपने याद रखना है, ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है,
HTLV द्वितीय नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो दोस्तों यहाँ पर HTLV पूछा है, तो इससे जो रोग फैलता है वो फैलता है एड्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एड्स हो जाएगा। और इसका जो वाहक है दोस्तों वो है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका भी वाहक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, आपने बताना है। तो दोस्तों जो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी, जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या हैं? तो दोस्तों एंजाइम जो होते हैं वो मूलतः होते हैं प्रोटीन। तो आपने याद रखना है एंजाइम जो हैं वो मूलतः क्या हैं, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, आपने बताना है। तो दोस्तों पित्त का निर्माण होता है यकृत में, लिवर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिवर में पित्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो आपने बताना है जो कृष्ण छिद्र सिद्धांत है, ब्लैक होल सिद्धांत है, इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों इसको प्रतिपादित किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस चंद्रशेखर सीमा आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामिन क्या है? तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो विटामिन B12 का केमिकल नेम है वो है साइनोकोबालामिन, आपने याद रखना है। और विटामिन ए का है रेटिनॉल, और B1 का है थायमिन, विटामिन बी का राइबोफ्लेविन, और 3 का जो है दोस्तों विटामिन सी का जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? दोस्तों टेट्रा इथाइल लेड जो है वो पेट्रोल में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जो एंटी नॉकिंग रेटिंग होती है उसको बढ़ाने के लिए, अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में TeL मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक होती है? तो दोस्तों जो हीरा होता है उसकी जो चमक होती है वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, पेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है? तो दोस्तों जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा, और दोस्तों जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो मापी जाती है हाइड्रोमीटर के द्वारा। यहाँ भी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो दोस्तों जो रेटिना होती है दृष्टिपटल है, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो बनता है रेटिना पर बनता है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है दोस्तों वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। तो आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो दोस्तों जो पोलियो का टीका है ये सर्वप्रथम तैयार किया गया था जॉन साल्क के द्वारा। आपने याद रखना है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो उत्तर सही हो जाएगा जॉन साल्क। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? दोस्तों जो गोबर गैस है इसका मुख्य संघटक है मीथेन। तो आपने याद रखना है जिसका फॉर्मूला है CH4। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को हम डिस्कस कर चुके हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है दोस्तों वो है क्वांटासोम। अगला प्रश्न है, न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दोस्तों न्यूटन पर किलोग्राम जो है वो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का मात्रक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। अगला प्रश्न है, गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो इस प्रश्न को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो गॉइटर या फिर घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जो वायरोलॉजी होती है यह वायरस का अध्ययन है, यानी कि विषाणु का अध्ययन है। और दोस्तों विषाणु की खोज करी गई थी इवानोविस्की के द्वारा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों मैं अभी बता चुका हूँ, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक यानी कि डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका जो रक्तदाब होता है वो 180/20 mmHg होता है, यानी कि जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 80, और जो सिस्टोलिक होता है दोस्तों वो होता है 120। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये भी बताया सबसे अधिक होता है बैंगनी का, और सबसे कम होता है रेड कलर का। अगला प्रश्न है,
कैलोमल क्या होता है? तो दोस्तों जो कैलोमल होता है वो होता है म्यूरिकस क्लोराइड Hg2Cl2, जिसका केमिकल फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम आपको बताना है। जो सिंदूर होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। अगला प्रश्न है, झूठा सोना कहलाता है। तो दोस्तों जो झूठा सोना होता है यानी कि फूल्स गोल्ड होता है वो आयरन पायराइड को कहा जाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बोल बोल के थक गया हूँ, मुंह सूख गया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारी इतनी मेहनत के लिए। अगला प्रश्न है, पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों पेंक्रियाटिक जूस में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन एंजाइम। आपने याद रखना है जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो दोस्तों इसमें जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन एंजाइम, तो आपने याद रखना है। और दोस्तों अमीनो अम्ल की जो संख्या है वो है हमारे शरीर में 20, ये मिलकर एंजाइम का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, एस्ट्रो डी क्या है? तो दोस्तों जो एस्ट्रो डी है वो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। एस्ट्रो डी जो है वो आपने याद रखना है जापानी एक्सरे उपग्रह है, ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, तो इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका कारण ये है कि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना यही कारण है कि जो बाकी तारे हैं वो अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं, लेकिन जो ध्रुव तारा है वो एक ही जगह दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो दोस्तों ये स्पंदन करता है 72 बार, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 72 बार। अगला प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, वो स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। और मैंने बताया रक्तदाब कितना होता है 120/80। अगला प्रश्न है, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों 1902 में जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा करी गई थी। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा करी गई थी, आपने याद रखना है। कब की थी? 1902 में। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, यानी कि जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है? तो दोस्तों प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन गैस का मुख्य यौगिक है। अगला प्रश्न है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इथोलॉजी है इसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन और उनके सामान्य वातावरण का, आपने याद रखना है। इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार और उनके सामान्य वातावरण का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो दोस्तों जो मैडम क्यूरी थी उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में भौतिक विज्ञान में, और उन्हें 2 बार दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है, एक बार फिजिक्स और एक बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, पानी में तो सुई डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों आपने आर्किमिडीज सिद्धांत भी पढ़ा होगा। जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है, और सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। दोस्तों यह आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज सिद्धांत क्लास 9th में इसके बारे में है। जहाँ तक मुझे याद है क्लास 9th में इसके बारे में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का स्वदेश निर्मित यानी कि इंडिजीनियसली बिल्ट जो है वो है इनसैट 2A, तो आपने याद रखना है भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है इनसैट 2A। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन डी का। तो कहते हैं ना दोस्तों कि हमें धूप से विटामिन
मिलती है? तो दोस्तों वह विटामिन मिलती है विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, हैली पुछल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? दोस्तों जो हैली कॉमेट है, पुछल तारा है, यह प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो दोस्तों ये होती हैं पराश्रव्य तरंगे, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की सहायता से दोस्तों जो चमगादड़ें हैं वो रात में सुरक्षित उड़ती हैं। अगला प्रश्न है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो पहले मैंने बताया HIV से होता है एड्स रोग। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और एड्स की होती है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये भी मैंने बताया दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में जो विटामिन सहायक होता है वो होता है विटामिन के। इसका जो केमिकल नेम होता है विटामिन के का वो होता है फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, एम्पीयर सेकंड किसका मात्रक है? दोस्तों जो एम्पीयर सेकंड है यह है आवेश का मात्रक, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस है? तो दोस्तों लाफिंग गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, लाफिंग गैस के नाम से। अगला प्रश्न है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है? तो दोस्तों जो बाह्य चुंबकीय प्रभाव हैं, प्रभावों से जो वैज्ञानिक यंत्र होते हैं इनकी रक्षा की जाती है लोहे के कवर में रखकर, तो आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों जो परमाणु बिजली घर होते हैं उनमें नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अगला प्रश्न है, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? दोस्तों गामा किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, यह न्यूट्रल होती हैं, तो आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है? दोस्तों पहला प्रश्न था, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि का निर्धारण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो दोस्तों जो शरीर का सारा रक्त होता है यह शुद्ध होता है वृक्क के माध्यम से, यानी कि किडनी के माध्यम से। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों जो हाइड्रोफाइट है वो कहा जाता है जलीय पौधों को। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दोस्तों ये बन सकते हैं इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, तो आपने याद रखना है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी दूसरी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो ये जो होता है वो दूसरा प्रतिबिंब होता है सबसे चमकीला। अगला प्रश्न है, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो दोस्तों तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए जो हो तेल का जल के तल पर फैल जाने का यही मुख्य कारण है, पृष्ठ तनाव का कम होना। अगला प्रश्न है, पेंसिल का जो लेड होता है दोस्तों वो इसका बना होता है, आपने बताना है। तो ये बना होता है ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों होता है? आपने बताना है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, जिससे कारण हम फिसल पड़ते हैं बर्फ पर। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? दोस्तों जो लोलक घड़ियाँ होती हैं वो गर्मियों में सुस्त इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जो लोलक है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे उसका वर्तकाल जो है वो बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो दोस्तों जो ऊंचे स्थान होते हैं वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, यानी कि वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है? तो दोस्तों जो पीतल है यह मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की, तो आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों गैसों का जो दाब मापा जाता है वो मापा जाता है मैनोमीटर की सहायता से, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है ध्रुव, आपने याद रख। तो दोस्तों
आज की वीडियो के प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। हमने 100 प्लस 110 प्लस प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और जल्द ही हम इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।